हाँ, दिन भर इतने से परेशान। कहाँ जा रहे हैं इतना पसीना से तरबतर भेल? अरे कहाँ जा रहे हैं ये पूछो, कहाँ से आ रहे हैं। अरे रजनी जी, बात ये है ना कि हाँ। हम अपना बचवा का वो सोच रहे थे एडमिशन कराने के लिए। कौन लड़का के? अरे अपना बचवा के आऊ का। अच्छा। हाँ तो ओकर अभी तक एडमिशन ना भेलई? कहाँ एडमिशन करवाए, वही तो हम पता कर रहे थे। लेकिन एगो बात हमको सुनने को मिला कि ये कोई नया शिक्षा नीति आया है, इसमें बहुत बदलाव हो गया है। अरे अब तोरा की कोई जानकारी अच्छा से पते ना है और खाली लब 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 कर रहा था। जानकारी नहीं है तो क्या हमको आप जानकारी हम दिलवा घरे दीजिएगा। में बैठल रहिले तैयो हमरा बहुत जानकारी है। हे भगवान, अब नया शिक्षा नीति आया है भाई। आपको जानकारी नहीं है? समाज सेवक बने घूमते फिरते हैं खाली। नई शिक्षा नीति आई है, उसके बदले में अब लोग को पता है आपको 10+2 नहीं, अब नर्सरी से बच्चा लोग नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करेगा। तो हमको जानकारी दिलवा दीजिएगा आप। काहे नहीं देंगे? हाँ। सुनिए हम क्या कह रहे हैं। बोलिए। हम कह रहे हैं कि हमारी जो बड़की दीदी है, हाँ। हम दोनों गए थे वो छोटका बच्चा के एडमिशन कराना था। अच्छा। बेली रोड में जो केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ के प्रतिष्ठित प्रिंसिपल है डॉक्टर पीके सिंह। नाम तो नहीं सुने होंगे आप। हम अपनी दीदी के साथ गए थे अपना भगना का एडमिशन कराने के लिए, तो वहीं पे जान पहचान बढ़ा। तो फिर हम कहे कि सर हमारे गांव में भी बहुत समस्या है, तो आप आइए, हम वहीं पे मतलब आपसे बहुत सारे लोग समाज सेवक भी हैं और बहुत सारा बच्चा लोग भी है, तो उनसे हम आपका बात विचार करवाएंगे। उनसे उनका बहुत सारा सवाल है, जिज्ञासा है मन में, तो वो आज आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको ले करके आते हैं। आप वहाँ पहुँचिए बगान में, ठीक है? इतना मन में सवाल हो सब पूछ लिया, अब बचपन के एडमिशनों करवा दिया। हाँ, अरे बचपन एगो बच्चा है। अच्छा, एके गो बच्चा। बाकी गांव के लड़का सब तो उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। हाँ, काहे कि समाज सेवक न हता तू। हाँ, तो मजाक उड़ावे लगल तू हमरा। ठीक बात ना, ठीक है। तब हम आई ना एकदम तू जा। हम उनका के ले करके आवतानी। ठीक, चल आ ही गए। यही है पीके सिंह जी। अच्छा, इन्हीं के बारे में आप बता रही थी। बिल्कुल, ये बेली रोड में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल है। क्या बात तो है। आज आपके मन में जितने भी सवाल है, जितने भी आपके मन में समस्याएं हैं, सब आप इनसे जान सकते हैं। आप तो एकदम समझिए कि मेरा सारा समस्या ही दूर कर दिया। आप इतने ना परेशान थे गांव के बच्चों को लेकर के। आप तो जानती ही हैं ना। जी। तो सर हम आपसे सर हम जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो हम सर समाज सेवी हैं सर, गांव में बच्चों लोगों को और गांव के बाकी लोगों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते रहते हैं। तो हम गांव के बच्चों को देखे सर बहुत मतलब उन पर कोई खासा ध्यान नहीं है, या फिर स्कूल से या पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा उन लोगों का लगाव नहीं है। तो सर एक इस तरह तो चल ही रहा था सर, एक तो और नया चीज़ आ गया, ये नई शिक्षा नीति आ गई सर, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा सर। तो इसके बारे में हमको विस्तार से जानना है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी, ये है क्या सर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। नई शिक्षा नीति 2020 दरअसल भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहली शिक्षा नीति उस समय बनी थी जब प्राइम मिनिस्टर भारत की इंदिरा गांधी थी, उस समय ये नई शिक्षा नीति बनी थी। दूसरी नई शिक्षा नीति राजीव गांधी जी के समय में 1986 में बनी। अच्छा। और इसमें मॉडिफिकेशन नरसिम्हा राव जी के समय में 1992 में हुआ। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में ये तीसरी नई शिक्षा नीति 2020 बन के तैयार है, और बहुत सारे चीज़ इसके स्टेप्स बाय स्टेप्स लागू होने जा रहे हैं, जो अगर सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो आने वाले समय में पूरे समाज में, शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक जगत में एक क्रांति के समान होगा, जो पूरे व्यवस्था को बदलने में, रोजगार के क्षेत्र में, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में, अवसर की समानता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में ये सफल होगा। सर ये जो नई शिक्षा नीति है, ये इसमें सर काफ़ी कुछ बदलाव हुए होंगे, तो सर इसको बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बदलने की ये ज़रूरत पड़ी? हर सेक्टर में डेवलपमेंट होता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, और परिस्थितियों और समय के अनुसार सरकार अपनी नीतियों को बदलती रहती है, या कोई संविधान में कोई प्रावधान है उसमें संशोधन परिस्थितियों के मुताबिक चलता रहता है, और यही इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में है। और जैसे जैसे विकास उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, परिस्थिति के अनुसार कोई भी प्रावधान या नई चेंजेज सरकार लाने का प्रयास करती है। उसी के कड़ी में
ये नई शिक्षा नीति है जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन लाना आवश्यक था। तो 34 साल के बाद जो भी चेंज हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं सरकार से, उन सभी को पूरा करने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है, जिसे फेज वाइज मैनर में हम इसको लागू करने जा रहे हैं। इसका जो है 10+2 सिस्टम पहले से था, जिस पैटर्न पे स्कूली शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जा रहा था, उसको रिप्लेस करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 ईयर का प्रावधान है जो उसको बदल रहा है। और बहुत ही बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए, भाषा, नंबर सिस्टम, अंक पद्धति को मजबूत बनाने के लिए इसमें काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बच्चे जब क्लास 10th और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनका बेस जो है पहले से मजबूत होगा और कम रोट लर्निंग से, या रोट लर्निंग का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। बच्चों को समझ के आधार पे ही अपने समझ को विकसित करना है, क्लासरूम में सीखना है, होमवर्क का जो बर्डन है वो कम से कम हो, और समझ आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लाने जा रही है, जो इसके कई फेज 2020 से लागू हो रहे हैं और बहुत सारा चीज़ इसमें लागू हो चुका है। टीचर को ट्रेनिंग पहले से सभी विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर को ट्रेनिंग किया जा चुका है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में इसके लिए काफ़ी प्रावधान किया गया है, और सब जिट मुंबई के माध्यम से और नेशनल लीडर इंस्टीट्यूट जो नवोदय विद्यालय का है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। SCERT, NCERT भी इसमें एक्टिव है। तो आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में सरकार बहुत ही सशक्त है, और उसी के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया जाने वाला है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को या किसी भी बच्चों को समान शिक्षा मुहैया कराया जा सके। सर, मैं ये जानना चाह रही थी, या हमारे गांव के बच्चे भी ये जानना चाह रहे हैं कि ये नई शिक्षा नीति से गांव के बच्चों को इससे क्या फ़ायदा हुआ है? नई शिक्षा नीति सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिससे किसी को भी उसके जन्म के आधार पे या उसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पे अवसर से वंचित नहीं रहना पड़े। तो इन सभी चीज़ों को सोच के नई शिक्षा नीति बनाया गया है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों को देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर का है, किसी एक राज्य की नहीं, ये सभी राज्यों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सभी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्याएं हैं। टीचर ट्रेन नहीं रहते हैं, या जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीचर को अपॉइंटमेंट के लिए हम रिक्वायरमेंट देते हैं या वैकेंसी आती है, तो जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है लोगों का वैसा नहीं मिल पाता है ग्रामीण एरिया में। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रख के बनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ताकि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को भी उसी प्रकार का समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा बच्चों को मुहैया कराया जा सके। तो इसमें समान शिक्षा का प्रावधान है। जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि किसी स्कूल में बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, कहीं पे हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, कहीं पे बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड है वो अपना अलग कोई मीडियम रखा हुआ है, या उसका पैटर्न अलग है जो CBSE से मेल नहीं खाता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें समान शिक्षा सभी बच्चों को पूरे देश में एक साथ, एक देश, एक शिक्षा, एक व्यवस्था लागू किया जा सके, ताकि जब अखिल भारतीय स्तर पर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तो सभी बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इसलिए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया है, और इसको धीरे धीरे 2034 तक सभी राज्यों में भी, और जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, हायर एजुकेशन है, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत जो विद्यालय हैं, कार्यालय हैं या कॉलेज हैं, उन सब में भी इसको लागू करने का प्रावधान है। तो धीरे धीरे इसको लागू कर रहे हैं। इसमें पहले से व्यवस्था था, बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था कि भारत के संविधान संशोधन जो आर्टिकल 21A है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट का प्रावधान किया गया है, उसमें सबको निःशुल्क और समान शिक्षा प्रदान करने का, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी क्लास 8 तक निःशुल्क शिक्षा 14 साल के वर्ष तक उनको मिल रहा था। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब उसको बढ़ा के 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था किया गया है। ग्रामीण परिवेश में देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा से वो वंचित रह जाते थे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंटेंट डेवलप करने का, या बहुत सारे चैनल, DD न्यूज़ का है, बहुत सारा स्वयं प्रभा चैनल है, या बहुत ऐसे चैनल है, जैसे कोविड पीरियड में देखेंगे कि सबसे अधिक जो डिस्टर्ब रहा है, सभी सेक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो वो एजुकेशन सेक्टर है कोविड के दौरान। तो ऐसी कोई महामारी या कोई समस्या, विकट परिस्थिति आ जाता है दोबारे,
तो एजुकेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए ई कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही जा रही है, कंप्यूटराइज एजुकेशन सिस्टम को किया जा रहा है, प्रोजेक्टर का यूज़ किया जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। पीएम श्री योजना है, भारत सरकार का एजुकेशन से संबंधित योजना है। अगर इस योजना के अंतर्गत यदि कोई भी विद्यालय, चाहे वो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है या निजी क्षेत्र में चालू जो विद्यालय हैं वो सब विद्यालय हैं, अगर इसके क्राइटेरिया में आने के बाद यदि वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और कंप्यूटर परचेज करने के लिए या फर्नीचर परचेज करने के लिए, प्रोजेक्टर के लिए या टेक्स्ट बुक प्रोक्योर करने के लिए, या बिल्डिंग नहीं है या भवनहीन विद्यालय है तो उन सभी चीज़ों के लिए, या टीचर को ट्रेन करना है तो इन सभी चीज़ों के लिए 5 साल के अवधि में 2 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। तो ये भारत सरकार का बहुत अच्छा योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि विद्यालय है, भवन है, टीचर भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई लैब नहीं है, नहीं कंप्यूटर लैब है, न कोई प्रयोगशाला है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का। तो ऐसे में भारत सरकार का एक और योजना बहुत ही अच्छा है, अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें अगर कोई विद्यालय उसके मानदंड के अनुसार सिलेक्ट हो जाता है, चाहे वो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है या निजी क्षेत्र में चलने वाला विद्यालय है, तो उसमें सिलेक्ट होने के बाद केंद्र सरकार, ये प्लानिंग कमीशन का ही है ये, तो उसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत लगभग पहले फेज में जो विद्यालय सिलेक्ट हुए थे उनको 50 लाख का उपकरण फ्री में भारत सरकार के द्वारा दिए गए थे। क्या बात है। तो अगर ये लागू हो जाता है राज्य सरकार के विद्यालयों में भी, अगर इसको प्रोवाइड किया जाता है, 50 लाख का उपकरण बहुत बड़ा होता है, जिसमें लगभग 100 स्क्वायर फीट में रखने का जगह होना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो ट्रेन टीचर जो हैं या जो कार्यरत हैं वहाँ पे, वो भी नहीं देखे होंगे कि इतने अच्छे अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट बच्चों को तो सिखाने के लिए दिया जाएगा। सर ये जो इक्विपमेंट्स के बारे में आप जो बताएं सर, ये उपकरण जो है तो ये क्यों ज़रूरी है, क्या इससे फ़ायदा है? ये हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आधुनिक शिक्षा में बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कोई चीज़ को करके सीखना। अच्छा। क्लासरूम में हम केवल थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, वास्तव में वो किस तरीके से काम करता है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से दिया जाए, करके दिखाया जाता है और वो करने के दौरान सब कुछ सीख जाते हैं। हाँ। और प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम असेसमेंट उनका उसके आधार पे, प्रैक्टिकल के आधार पे होता है, और थ्योरी के आधार पे भी CBSE उनका कंडक्ट करता है या राज्य में बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। तो उनको पूरा कंसेप्ट डेवलप हो और उनका जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं किया जा रहा है। उनको लर्निंग बाय डूइंग मेथड से उसको सब चीज़ सीखना है। इसी के क्रम में जैसे आपने अभी पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को इससे क्या लाभ है, तो सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही अनूठा प्रयोग करने जा रहा है और इसको लागू भी कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाल वाटिका पिछले बार बिहार में जैसे 3 स्कूलों में लागू था, अभी 25 स्कूलों में इसको लागू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को प्ले स्कूल से कोई नाता नहीं रहता था, उनको कोई मालूम नहीं था प्ले स्कूल क्या होता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बाल वाटिका शुरू किया है। केंद्रीय विद्यालय में अभी 25 में ये लागू है। इसका मतलब है कि बच्चे 3 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश लेंगे। जब उनका एज 3 हो जाएगा और 4-5 कंप्लीट होने तक, जब तक उनका एज 6 साल नहीं हो जाता है, तब वो बाल वाटिका 1, 2, 3 में ही पढ़ेंगे और प्ले मेथड से पढ़ेंगे, खेलते हुए प्रैक्टिकल मेथड से वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, और आर्ट के मेथड से, कला के माध्यम से वो सीखेंगे। फिल्म दिखा के उनको, जो फिल्म NCERT ने बनाया है उस शो को दिखा के उनको सिखाया जाएगा, जिससे उनके मस्तिष्क का उचित विकास हो। तभी वो 6th ईयर में क्लास 1 में उनका दाखिला अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा और इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मिलेगा। तो हम लोगों ने अभी बाल वाटिका के लिए एडमिशन का प्रक्रिया पूरा हो गया है। बहुत सारे विद्यालयों में बाल वाटिका आरंभ भी हो चुका है, जहाँ पे वो बच्चे क्लास 3 में, अभी हमारे यहाँ क्लास ये कैटेगरी 3 है। अच्छा। बाल वाटिका 1, 2, 3 है, तो 3 हमारे यहाँ खुला है, जिसमें 5 साल के बच्चे हैं, वो 1 साल के लिए वहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली वो क्लास 1 में चले जाएंगे और तब तक उनको जो स्किल, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चों को सीखने की जो इंटरेस्ट है, ललक, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन पेरेंट्स से भी पूछते रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, इसका क्या नाम है, तो ऐसे सीखने की जो शक्ति है या उनका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो 3 साल में बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो इसी के लिए बाल वाटिका 3 साल के एज से ही बच्चों को उसमें एडमिशन करने का एक प्रावधान है, जो सरकार अभी इसको पूरा करने जा रहा है। ये पूरी तरीके से एक समाजवादी व्यवस्था है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड सिस्टम है,
जिसमें बच्चे को शिक्षित करने की पूरी जिम्मेवारी जन्म से लेकर अंत तक सरकार की है, ऐसा मान के बाल वाटिका खोला गया है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी और जो शहरी क्षेत्र में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने बोला कि 5+3 या +4 ऐसा कुछ आप जो बताएं, तो सर ये क्या है, ये हम सर थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पहले की जो शिक्षा व्यवस्था सेकेंड शिक्षा नीति थी वो 10+2 पैटर्न पर लागू था। हाँ। जो 10वीं करने के बाद 2 साल 11th और 12th करते थे। अब हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 सिस्टम पे आधारित है। इसमें पहला 5 वर्ष जो है उसमें से 3 साल बाल वाटिका, जैसे मैंने बताया कि 3 साल में बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में होगा और पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल यानी 6 साल के एज तक वो उसमें रहेंगे। छठा साल जैसे ही उनका मार्च में 31 मार्च को 6 ईयर हो जाएगा, वो क्लास 1 में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और 1-2 वहाँ करेंगे तो जो हम बोल रहे हैं 5+3+3+4, तो 5 साल पहला 5 पूरा हो जाता है। उसके बाद जो 3 है इसका मतलब 3, 4, 5 तक के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट 3 है उसमें 4, 5, 6 तक के बच्चे, ये पहला जो है 5 और 2 तक का है। दूसरा जो है 3, 4, 5 तक के बच्चे आते हैं और नेक्स्ट जो 3 है उसमें 6, 7 और 8 तक के बच्चे आते हैं और लास्ट में जो 4 ईयर है उसमें 9 to 12 तक के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसको बोलते हैं 5+3+3+4 सिस्टम। सर पहले के विद्यार्थी जो 10+2 में जाते थे तो एक ही सब्जेक्ट वो ले सकते थे, या तो वो विज्ञान ले या गणित ले, लेकिन अब ऐसा प्रावधान मैंने सुना है कि अब वो एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर आपने परीक्षा पे चर्चा पे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुना होगा, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोर्ड एग्जाम से पहले उनका हर साल आता जी, बिल्कुल, है और इतना लोकप्रिय है कि अब बड़े बच्चे जो हायर एजुकेशन में हैं वो भी इसको देखते हैं। लेक्चर, प्रोफेसर, इंजीनियर सभी देखते हैं, वॉच करते हैं और पेरेंट्स भी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का स्पष्ट मैसेज है कि बच्चों पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाए। बच्चों के मन में जिस सब्जेक्ट के प्रति प्रेम है, लगाव है, जिसमें उनकी रुचि है, उसी को लेकर उनको आगे बढ़ने दिया जाए। और यदि कोई भी स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के साथ कोई भी विषय ऑप्ट करता है तो उसमें वो अच्छा करने का प्रयास करेगा और वो जो टारगेट है बच्चे का वो अचीव कर सकता है। पेरेंट्स यदि दबाव डालते हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है या इंजीनियरिंग करना है और बच्चे का एटीट्यूड अगर उस सब्जेक्ट में नहीं रहता है तो आगे चल के उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि 10th पास करने के बाद बच्चे का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, फिजिक्स के साथ यदि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी वो रखना चाहता है, कोई भी 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो वो रख सकता है। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। सर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है तो इसमें सर रोजगार के कितने अवसर हो सकते हैं और इसमें क्या नया है ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले? शिक्षा के बगैर रोजगार संभव नहीं है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, वे शिक्षा के माध्यम से ही यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो भी लोग जिस सेक्टर में रोजगार में लगे हुए हैं वो सब शिक्षा के माध्यम से ही, चाहे वो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, BPSC से या स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हुए हैं या सबॉर्डिनेट सर्विसेज में हैं, सभी लोग शिक्षा के माध्यम से ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको और सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए बच्चों को और अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखा है कि प्रोफेशनल जो कोर्सेज है, जो वोकेशनल कोर्स है, व्यावसायिक शिक्षा, उसमें 5% बच्चे ही हैं जिसमें रोज़गार के ज़्यादा अवसर रहता है और कम से कम बच्चे उसमें इनरोल रहते हैं, उसका उतना डिमांड नहीं है। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को और अवसर प्रदान करने के लिए एक बात कही गई, उनको कोडिंग क्लास 6 से सिखाया जाएगा। कोडिंग कंप्यूटर का विषय है और कोडिंग में जो प्रोफेशनल हैं, बीटेक किया हुआ, एमटेक किया हुआ, वो बहुत ही कम मिलते हैं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको सिखाया जा रहा है क्लास 6 से ही। तो अगर ये कर लेते हैं और हायर एजुकेशन इसी विषय से प्राप्त करते हैं तो आगे चल के, जैसे हमने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये विश्व की वर्णमाला को जानने के बराबर है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बच्चे अच्छी तरीके से आत्मसात करने लेते हैं तो आगे चल के उनको हाईली पेड जॉब में उनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, मिल सकता है। तो ये सारे चीज़ किया जा रहा है। और पढ़ने के दौरान बच्चे अगर इंटर्नशिप करना चाहें, स्कूल में भी पढ़ाई कर सकते हैं और किसी चीज़ में वो इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, जिससे उनका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, अपना खर्चे भी निकाल सकते हैं। तो इसकी व्यवस्था क्लास 6 से ही भारत सरकार करने जा रही है, जो राज्य सरकार के स्कूलों में भी और दूसरे जो निजी विद्यालय हैं उसमें भी लागू होगा और आगे चल के रोज़गार के अवसर मिले, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान
इसमें किया गया है। प्रोफेशनल एजुकेशन बच्चे हासिल कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आपके द्वारा एक संदेश दे दीजिए। मैं डीडी दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये इस अवसर पे इस मैसेज देने के लिए बुलाया है। मैं अपने मैसेज में यही बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, जैसे भारत सरकार है, राज्य सरकार है, टीचर्स हैं, सभी कॉलेज के हैं चाहे स्कूल के हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं, अगर सब एक डायरेक्शन में चलेंगे, कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो, एक साथ एक रूपता रहे, एक डायरेक्शन में सभी काम करें, तो सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अलग अलग डायरेक्शन में करने से टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सभी उसी डायरेक्शन में चलेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो हम हासिल कर सकते हैं। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमें और हमारे गांव घर के दर्शकों को दिए हैं। सर, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रजनी जी, आपने तो एकदम मेरा सारा समस्या ही दूर कर दिया। ये जो सर आए थे, इतना बढ़िया बढ़िया बात बताए हम लोगों को, और हमारे गांव घर के दर्शक जो देख रहे हैं, हमको लगता सबकी है समस्याएं दूर हो गई होंगी। समस्या दूर हो गया। और हमारा जो कंफ्यूजन था, हमारे मन में बहुत सारा सवाल था, ये सारा दूर हो गया, है ना। इतना बढ़िया बढ़िया बात हम बताए, हमको बताए सर को। सर हमको बताए और हम गाँव में जाके सबको बताएंगे, बच्चा लोग को भी समझाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा नया नया शिक्षा नीति में क्या हुआ, क्या बदलाव है, क्या फायदा है, हम सब बता देंगे, है ना। आप तो इसके साथ हम लोग चलते हैं, अब गांव घर के दर्शकों को एगो लोकगीत दिखाते हैं। अरे क्यों नहीं, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ, हम जान रहे थे कि आप लोकगीत के बारे में बोलिए। तो दर्शकों चलिए हम लोग लोकगीत सुनते हैं। बरबौरहवा देखनी गौरा के घरवा, डरवा लागे माई रे। बरबौरहवा देखनी गौरा के घरवा, डरवा लागे माई रे। राजा हिमांचल के देखनी दुआरवा, डरवा लागे माई रे। राजा हिमांचल के देखनी दुआरवा, डरवा लागे माई रे। बरबौरहवा देखनी, बरबौरहवा देखनी गौरा के घरवा, डरवा लागे माई रे। राजा हिमांचल के देखनी दुआरवा, डरवा लागे माई रे। राजा हिमांचल के देखनी दुआरवा, डरवा लागे माई रे। के बर जैसन देखनी कबो ना ऐसन। गौरा के बर जैसन देखनी कबो ना ऐसन। फुई फुई गरदन में, फुई फुई गरदन में करे आजा गरवा, डरवा लागे माई रे। फुई फुई गरदन में, फुई फुई गरदन में करे आजा गरवा, डरवा लागे माई रे। राजा हिमांचल के देखनी दुआरवा, डरवा लागे माई रे। राजा हिमांचल के देखनी दुआरवा, डरवा लागे माई रे।
विभूति रमौले जोगिनी के संग लिहले अंग में विभूति रमौले जोगिनी के संग लिहले कापेला करे जा थर थर कापेला करे जा थर थर डरेला पजरवा डरवा लागे मायरे कापेला करे जा थर थर कापेला करे जा थर थर जात में पजरवा डरवा लागे मायरे राजा हिमाचल के देखनी दुआरवा डरवा लागे मायरे राजा हिमाचल के देखनी दुआरवा डरवा लागे मायरे। तो दर्शकों, आपको ये लोकगीत कैसा लगा? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा। और रजनी जी, बिल्कुल। आपको तो पसंद आया होगा, है ना? हमें तो बहुत पसंद आया। हाँ, तो चलिए दर्शकों की बात करते हैं। तो आप लोग अभी जो देख रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें ग्रामीण बच्चों के विकास के लिए हम लोग बात कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ समझे होंगे, आपके मन में बहुत तरह के सवाल भी आ रहे होंगे। तो आप अपने सवाल का जवाब हमसे ले सकते हैं और हमारा पता लिख सकते हैं। तो आप हमारा पता नोट करिए, जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो रजनी जी, अब हम लोग दर्शकों से विदा लेते हैं, बिल्कुल। है ना? तो दर्शकों, आप हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।